अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी का नाम है कि जो बीमारी ना होते हुए भी बीमारी है। मरीज़ जब भी आता है इस मर्ज़ के साथ तो उनकी सबसे पहले गुफ्तगू गिले शिकवों से भरी होती है, क्योंकि वो बार बार और हर तरह के डॉक्टर को विज़िट कर चुकते हैं और फिर भी आराम नहीं आ रहा होता। अब ऐसी सूरत हाल में वो जब आपके पास आते हैं तो बहुत सारी उम्मीद लेकर आते हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि दवाई से ज़्यादा इस मर्ज़ को समझना ज़रूरी है, ताकि जो इस तरह के मरीज़ को ज़हनी कोफ्त होती है और वो हर वक्त इस कोफ्त में मुब्तला रहता है, वो कोफ्त दूर हो जाए और मरीज़ को तसल्ली और तशफ़ी हो जाए कि ये बीमारी दरअसल एक कोई बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो अंतड़ियाँ हैं उनका फंक्शनल डिसऑर्डर है। यानी उनकी मूवमेंट अगर रुक जाए तो मरीज़ को पेट में उफारा होगा, बार बार पाखाना करने की हाजत होगी, पाखाना आएगा लेकिन खुल के नहीं आएगा, बंदा बार बार वॉशरूम की तरफ जा रहा है और बकौल शायर बार बार जाता हूँ उसके दर पर, हालत अब इज़्तिराब की सी है, वो वाली कैफियत होती है। लेकिन न इस तरफ सुकून है न बैठे सुकून है और मरीज़ की हालत वाकई उसके लिए काफ़ी मिज़री का बायस बनती है। अब इसकी जो वजूहात हैं उनकी तरफ सोचना ज़रूरी है। आप ये सोचें कि हमारी जो अंतड़ियों का सिस्टम है इसका अपना नर्वस सिस्टम है जो इसे कंट्रोल करता है। अब अगर हमें किसी किस्म का कोई ज़हनी तनाव हो तो वो ज़हनी तनाव अंतड़ियों के अकड़ों में तब्दील हो जाता है, और जब अंतड़ियों के अकड़ों में तब्दील हो तो फिर अंतड़ियों की जो रफ्तार है वो उसमें कमी बेशी हो जाती है, और जब कमी बेशी हो, अगर कमी हो तो फिर वही जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि पेट में उफारा, जिसे मरीज़ आम तौर पर गैस्ट्रिक का मर्ज़ कहते हैं। अब गैस्ट्रिक के अदरवाइज़ तो कोई मतलब नहीं है। बाहर तौर मरीज़ का जो एक्सप्रेशन है वो यही होता है कि जी मुझे गैस्ट्रिक हो गया। इसकी बाज़ औक़ात वजूहात में ये भी है कि एक इन्फेक्शन हुई, एक दफ़ा मैदा ख़राब हुआ, फिर चल सो चल। कभी ये भी होता है कि इंसान को पता ही नहीं होता और वो उसको गंदम की एलर्जी होती है जिसकी वजह से इस किस्म के सिम्टम्स आते हैं। लेकिन बाहर तो वो तो एक बीमारी हुई ना, गंदम की एलर्जी। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कोई ऐसा सच बीमारी होती नहीं है। कभी कभार इस मर्ज़ के लिए हमें मुसक्कन दवाइयाँ भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। इसको मुख्तलिफ नाम भी दिए जाते हैं, तबखीरुल मैदा कह दें आप, इसको आप नाफ पढ़ना कह लें, मुख्तलिफ नाम से इस मर्ज़ को याद किया जाता है। बाहर तौर मेरे नज़दीक और पर्टिकुलरली इस वीडियो का मकसद भी ये है कि मरीज़ को ये सहारा दिया जाए, ये तसल्ली दी जाए और तशफ़ी कराई जाए कि ये ऐसा कोई सीरियस मसला नहीं है। क्योंकि अक्सर मरीज़ ये समझ रहे होते हैं कि कहीं हमें कैंसर तो नहीं हो गया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका डॉक्टर ये समझता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है या पखाने में खून आ रहा है या वज़न कम हो रहा है बिलावजह, तो फिर उस सूरत में मज़ीद किसी टेस्ट की यानी कोलोनोस्कोपी वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अदरवाइज़ इसमें रीअश्योरेंस ही काफ़ी होती है। अच्छा, ये तो था जिसमें कि कब्ज़ वाली शिकायत होती है, और दूसरा, और इसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सी, IBS-C। इसी तरह एक IBS-D होता है जिसमें अंतड़ियों की रफ्तार हाइपरसोनिक हो जाती है और थोड़ी थोड़ी सी बात पर इंटेस्टाइन इंतहाई तेज़ी से, इंतहाई सुरत से मूव करती हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि बार बार डायरिया आता है। उधर से कोई ख़बर सुनी, उधर से कोई परेशानी की खबर सुनी, उधर से कोई एंग्जाइटी वाली बात सुनी, उधर से मरीज़ जो है वो टॉयलेट की तरफ भागा। तो बाहर तौर मुझे यकीन है कि इस वीडियो देखने के बाद आप नो डाउट डॉक्टर से कुछ ना कुछ दवाई, कुछ ना कुछ तसल्ली आप दिखाएंगे तो ज़रूर। लेकिन एक दफ़ा जब आपको ये पता चल जाए कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, फिर आपने इससे परेशान नहीं होना। शुक्रिया।